हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि कंपाइलर आपके पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इसके डिफरेंट फेजेस के जिसको हम वन बाय वन जिनका ओवरव्यू ले रहे थे। इसमें जो फर्स्ट फेज था डेट वाज लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस बेसिकली स्कैनिंग का काम करता है। इसकी जो इनपुट है वो आपके पास सोर्स प्रोग्राम है और लेक्सिकल एनालिसिस ने सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है और डिफरेंट टाइप के टोकन जनरेट करने हैं, जैसे आइडेंटिफायर हो गए, कीवर्ड हो गए, स्ट्रिंग हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। तो जितने टाइप के टोकन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होंगे वो स्कैनर के थ्रू रीड होंगे और वही टोकन जनरेट होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास सिंटैक्स एनालिसिस है। सिंटैक्स एनालिसिस की इनपुट टोकन्स होते हैं और उसकी आउटपुट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है। सिंटैक्स एनालिसिस में आप प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स को चेक कर रहे होते हैं कि जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं क्या वो आपकी प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स को मीट कर रही हैं या नहीं मीट कर रही। तो बेसिकली आपके पास जो इनपुट टोकन्स होंगे उन टोकन्स पे आप एक ग्रामर रूल यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और आप एक ट्री जनरेट करेंगे और जब आप उस ट्री को पार्स करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या ये जो आपके पास टोकन्स हैं ये आप इनका सिंटैक्स ठीक है या सिंटैक्स ठीक नहीं है। तो बेसिकली जो सिंटैक्स एनालिसिस है इसको आप पार्सिंग भी कहते हैं। थर्ड आपके पास फेज है सेमांटिक एनालिसिस का। सेमांटिक एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री ही होता है लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच होती हैं और उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की मदद से आप प्रोग्रामिंग के जो सेमांटिक रूल्स हैं उनको आप मीट कर रहे होते हो, उनको चेक कर रहे होते हो कि क्या जो आपके पास प्रोग्रामिंग के सेमांटिक रूल्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं। उनके अकॉर्डिंग कौन सी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कौन से ऑपरेशन अलाउड हैं डिफरेंट वेरिएबल्स पे। जब आपके पास कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन तो उसकी बेस पे कौन सी टाइप जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के थ्रू डिफाइन करते हैं और ये बेसिकली सेमांटिक एनालिसिस का काम कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है। इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन ना ही आपके पास हाई लेवल है लैंग्वेज है और ना ही आपके पास असेंबली लैंग्वेज है। बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। इसका बेनिफिट ये है कि इस इंटरमीडिएट फॉर्म को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू असेंबली लैंग्वेज। अगर आप इसको थोड़ा स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल मीट कर रहा है। इसको जो स्ट्रक्चर है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह से हैं जैसे आपके पास असेंबली कोड होता है, लेकिन एक्चुअली असेंबली कोड है नहीं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपके पास इंटरमीडिएट कोड होगा तो आपके पास जो भी टारगेट मशीन होगी उसके लिए असेंबली कोड जनरेट करना इजी होगा। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पास जो कंपाइलर हैं वो 1 फेज़ या 2 फेज़ हो सकते हैं, सिंगल फेज़ और 2 फेज़। तो जो 2 फेज़ कंपाइलर होगा उसमें सेमांटिक एनालिसिस तक इम्प्लीमेंटेशन सेम होगी, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगी, सेम होगी। और उसके बाद जब आपके पास जो उसका सेकेंड फेज़ है उसमें इस इंटरमीडिएट कोड से आप असेंबली कोड जनरेट करेंगे। तो इंटरमीडिएट कोड का सबसे बड़ा बेनिफिट पोर्टेबिलिटी है। इससे आपके पास पोर्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। ये हम देख सकते हैं आपके पास एक सिंटैक्स ट्री है और ये एक पार्स ट्री है जो कि आपके पास इसके थ्रू आप सेमांटिक एनालिसिस डिफाइन करेंगे और इसके थ्रू आप सिंटैक्स एनालिसिस। ओके, उससे नेक्स्ट फेज पे आते हैं जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, डेट इज़ कोड ऑप्टिमाइजेशन। कुछ आपके पास कंपाइलर्स ऐसे हैं जो कि कोड को ऑप्टिमाइज भी कर रहे होते हैं। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। उन इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं डेट इज़ डेड कोड। डेड कोड का मतलब ये है कि वो कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स से आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी, आपने यहाँ पे लेट्स से एक इंस्ट्रक्शन लिखी इफ़, और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने कोई कंडीशन दी और लेट्स से वो कंडीशन कभी भी मीट नहीं हो रही। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे आप कहते हैं इफ़ x इज़
ग्रेटर देन 100, और यहाँ पे मेरे पास लेट से 50 इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो अगर आप इस कोड को देखें, और लेट से यहाँ पे मेरे पास एक और इंस्ट्रक्शन है x = x+7। तो इस कोड में अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो इफ़ के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये सारा कोड मेरे पास डेड कोड है। डेड कोड का मतलब ये है कि ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो कंपाइलर क्या करेगा, जब कोड ऑप्टिमाइजेशन में कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को, सोर्स कोड को डिलीट कर देगा, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। और इसी तरह से आपके पास ये जो कॉमन ऑपरेशंस हैं उनको भी कंबाइन कर सकता है इंटेलिजेंटली। यानी अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें एक ऑपरेशन यूजिंग 4 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब वही ऑपरेशन आप 2 इंस्ट्रक्शन से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेलिजेंटली कंपाइलर क्या करेगा, सेम ऑपरेशन को लेस इंस्ट्रक्शन में भी कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे भी कोड ऑप्टिमाइजेशन होगी। जैसे अगर आपको इसके यहाँ पे देखें तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर आपने उस वेरिएबल को c से मल्टीप्लाई किया है और b में उसकी वैल्यू स्टोर की है। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको आप एक इंस्ट्रक्शन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स से आपने कहा जी b = c × a। अब a क्योंकि 10 है तो आप यहाँ पे उसको 10 डायरेक्टली कर सकते हो, या आपके पास 2 इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह उसके बाद आप d = e+b और उसके बाद d की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं f को, तो हम डायरेक्टली f को e+b की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये जो 4 इंस्ट्रक्शन जो काम कर रही हैं वही काम ये 2 इंस्ट्रक्शन भी वही कंप्लीट काम करेंगी। तो इस तरह का जो आपके पास कॉमन ऑपरेशंस हैं उनको आप कंबाइन करके आप सोर्स कोड को कम कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास मेमोरी कम यूज़ होगी और आप मशीन साइकिल्स को रिड्यूस करेंगे। जब आपके पास मशीन साइकिल रिड्यूस होंगे तो आपके पास जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी। तो आपके पास जो कंपाइलर्स हैं वो इंटेलिजेंटली कोड को ऑप्टिमाइज भी कर रहे होते हैं, वो कॉमन ऑपरेशंस को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, वो कंबाइन कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई डेड कोड है तो उस डेड कोड को सोर्स प्रोग्राम से डिलीट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन का फेज़ है। उसके बाद आपके पास कोड जनरेशन होगी। कोड जनरेशन बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। कोड जनरेशन हमेशा आपकी टारगेट मशीन के अकॉर्डिंग होती है, जो भी आपके पास टारगेट मशीन है उसके लिए डिफरेंट कोड जनरेट होगा। ऐसे अगर आपके पास पावर पीसी है तो पावर पीसी का जो प्रोसेसर है उसका असेंबली कोड डिफरेंट है, इंटेल का डिफरेंट है, मोटोरोला का डिफरेंट है। तो इसकी जो इनपुट होगी वो बेसिकली इंटरमीडिएट कोड होगी, और उस इंटरमीडिएट कोड से जो अल्टीमेट आपके पास असेंबली कोड है जो कि किसी भी प्रोसेसर से डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है या उसको डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकता, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आपके पास वो कोड यहाँ पे जनरेट होगा। यानी इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना है, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं असेंबली कोड जनरेट करना है, जो कि डायरेक्टली किसी भी प्रोसेसर से एग्जीक्यूट हो सकता है। आपको पता है कि आपके पास जो प्रोसेसर की लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है। आप असेंबली लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन दें प्रोसेसर को तो प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। तो जो कोड जनरेशन है उसमें आपके पास इनपुट होगी इंटरमीडिएट कोड, और जो भी आपके पास टारगेट मशीन है उस टारगेट मशीन के अकॉर्डिंग असेंबली कोड आपके पास इसकी आउटपुट होगी। याद रखिएगा ये जो कोड जनरेशन है बेसिकली ये मशीन डिपेंडेंट है। जो भी आपके पास अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर, जो भी आपके पास पीसी होगा, जो भी प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट होगा। इसके अलावा आपके पास ऑब्वियसली जो कोड जनरेट होगा तो उसकी आउटपुट ऑब्जेक्ट फाइल है। ऑब्जेक्ट फाइल को आप डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, जैसे COFF फॉर्मेट है, ELF फॉर्मेट है। इससे पहले जो ऑब्जेक्ट फाइल थी वो बेसिकली हर मशीन डिपेंडेंट होती थी, लेकिन अब आपके पास यूनिक्स और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपका बेसिक जो
ऑब्जेक्ट है वो आपके पास मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करना है या ओपन सोर्स कोड जनरेट करना है, तो वहाँ पे आपके पास इस तरह के फाइल फॉर्मेट यूज़ होते हैं। जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा तो वो ऑब्जेक्ट कोड आप डायरेक्टली प्रोसेसर को दे सकते हैं और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ऑब्जेक्ट कोड के बाद एक आपके पास लिंकर होता है। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स फाइल हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होंगे। अब वो ऑब्जेक्ट कोड एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो वहाँ पे आपको लिंकर चाहिए होगा। लिंकर क्या करेगा, उन सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक फाइल में लिखेगा या उनको कंबाइन करेगा या उनको लिंक करेगा और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ स्टैटिक लिंकर भी हैं और डायनेमिक लिंकर भी हैं। तो आप कोई भी लिंकर यूज़ करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करेंगे और उसके बाद प्रोसेसर के थ्रू उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, इसके साथ ही अगर आप डायग्राम में देखें, जो आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें तो आपके पास दो चीज़ें इन सारे फेजेस के पैरेलल में चल रही हैं। एक आपके पास सिंबल टेबल मैनेजमेंट है और एक आपके पास एरर हैंडलिंग है। अब सिंबल टेबल क्या है और एरर हैंडलिंग क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं। बेसिकली जो सिंबल टेबल है ये आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है और इस डाटा स्ट्रक्चर का सिर्फ ये काम है कि इसने आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल सेव हो रहे हैं उन वेरिएबल्स को अपने पास स्टोर करना है और उन वेरिएबल्स का स्कोप भी डिफाइन करना है कि वो वेरिएबल किस स्कोप पे डिक्लेयर्ड है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकें, देखिए इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इसने डिफरेंट आइडेंटिफायर्स को या क्लासेस को या ऑब्जेक्ट्स को या इंटरफेसेस को उनके एट्रीब्यूट्स को सेव करना है। अब इसका पर्पस क्या होगा, इसने सारे एंटिटीज़ के नाम सेव करने हैं एक डाटा स्ट्रक्चर में। इसने वेरीफाई करना है कि क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है या नहीं डिक्लेयर्ड। इसने टाइप चेकिंग को इम्प्लीमेंट करना है कि जब भी आपके पास कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो उसके बेस पे कौन सा नई टाइप का वेरिएबल जनरेट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसने डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप भी चेक करना है, यानी इसकी स्कोप रेजोल्यूशन भी सिंबल टेबल के थ्रू होगी। इसको ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, आपके पास एक किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर होगा। एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, एक टेबल समझ लें जिसमें एक आपके पास जो कॉलम है वो बता रहा है जी नेम, दूसरा कॉलम टाइप और तीसरा कॉलम एट्रीब्यूट। तो लेट्स से आपके पास ये एक वेरिएबल है, ये आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी स्टैटिक इंट इंटरेस्ट। तो इसमें जो वेरिएबल का नाम है, जो सिंबल का नाम है वो इंटरेस्ट है, इसकी जो टाइप है वो इंटीजर है और इसमें जो एट्रीब्यूट है वो स्टैटिक है, यानी ये स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से स्कोप को मैनेज करेगा। तो स्कोप को मैनेज करने के लिए इसके पास ग्लोबल और लोकल सिंबल टेबल्स हैं या स्कोप सिंबल टेबल्स हैं और इसमें हायरार्की के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। इसको तरह के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं किस तरह सिंबल टेबल डिफरेंट टाइप का डाटा स्ट्रक्चर बना रहा होता है और आपके वेरिएबल के स्कोप्स को चेक कर रहा होता है, टाइप चेकिंग को चेक कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड है या नहीं, और ये सारी चीज़ें। लेट्स से एक प्रोग्राम को लेते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो आपके पास यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है उसमें दो प्रोसेस या प्रोसीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और उन प्रोसीजर्स की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी गिवन है। ओके, तो अब अगर आप देखें तो इसमें आपके पास डिफरेंट लेवल्स पे सिंबल टेबल्स जनरेट हो रहे हैं। एक आपके पास टॉप लेवल है। अब जो सबसे हाईएस्ट लेवल है उस पर अगर आप देखें तो अगर आप इस प्रोग्राम को हाईएस्ट लेवल पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जस्ट दो प्रोसीजर्स हैं, एक प्रोसीजर 1 है और प्रोसीजर 2 है। तो जो आपके पास हाईएस्ट लेवल पे सिंबल टेबल है वो सिंबल, टाइप और स्कोप, ये तीन चीज़ें अपने पास सेव करेगा। अब सिंबल क्या है, प्रोसीजर 1, पहले का नाम प्रोसीजर 1 है, दूसरे का नाम प्रोसीजर 2 है और इसकी टाइप क्या है, बेसिकली ये प्रोसीजर्स हैं, ये इंटीजर्स नहीं है, ये प्रोसीजर्स हैं। और इनका स्कोप क्या है, ये आपके पास ग्लोबल स्कोप में है। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है
कि ये प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेसिबल है क्योंकि इनका स्कोप ग्लोबल है। अब उसके बाद इन प्रोसीजर्स के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इन इंस्ट्रक्शन का जो स्कोप है वो डिफरेंट है, यानी अगर आप इंस्ट्रक्शन को देखें जो कि प्रोसीजर 1 के इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोसीजर 2 के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, और प्रोसीजर 2 के जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसीजर 1 के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। तो अब ये जो आपके पास है ये नेक्स्ट लेवल पे एक और सिंबल टेबल बनेगा जो कि प्रोसीजर 1 और प्रोसीजर 2 के वेरिएबल्स को यहाँ पे अपने पास उसका डाटा स्ट्रक्चर सेव करना होगा। तो अगर आप प्रोसीजर 1 में देखें तो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं प्रोसीजर 1 के अंदर, जिनका 2 नहीं बल्कि 3 वेरिएबल्स हैं। एक है इंटीजर 1_1, इंटीजर 1_2, इंटीजर 1_5। तो ये जो 3 आपके पास इंस्ट्रक्शन हैं, इन इंस्ट्रक्शंस का जो स्कोप है वो प्रोसीजर 1 के अंदर ग्लोबल है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं इन इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर 1 के अंदर ग्लोबल स्कोप है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है 1_3, 1_4, 1_6 और 1_7, ये आपके पास ग्लोबल स्कोप में नहीं है बल्कि ये प्रोसीजर के इनर स्कोप में है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये प्रोसीजर 1 के लिए एक टेबल बनाया गया है जिसमें आप कह रहे हैं 1_1, 1_2 और 1_5 ये 3 वेरिएबल्स हैं। बेसिकली इनकी टाइप इंटीजर है और इनका जो स्कोप है वो प्रोसीजर 1 के अंदर है, यानी जिस स्कोप से जिस प्रोसीजर के साथ इस टेबल का लिंक है उस प्रोसीजर के अंदर इनका स्कोप है। इसी तरह से अगर आप 3 और 4 को देखें तो बेसिकली इनका जो स्कोप है वो आपके पास इन वेरिएबल्स के अंदर है, यानी ये जो आपके पास सैम्पल टेबल है इस सैम्पल टेबल से नीचे इनका स्कोप आएगा। यानी जब भी आप इन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे उसका मतलब ये होगा कि आपको इस लेवल पे होना चाहिए। अगर लेट्स से आप ग्लोबल लेवल पे जाके इन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर होगा। इसी तरह से आपके पास ये स्कोप रेजोल्यूशन को चेक कर रहा होता है, यानी आप जिस लेवल पे होंगे उस लेवल पे सैम्पल टेबल की एंट्री वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। इसको आप जेनेरिकली थोड़ा सा ये समझ लें कि आपके पास लेट्स से ये बिल्कुल एक ट्री की तरह से है जिस ट्री में आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। तो आप जिस लेवल पे होंगे उस लेवल पे आपके साथ एक सैम्पल टेबल का एक डाटा स्ट्रक्चर भी सेव होगा। तो जिस लेवल पे जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को आप इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या इसका कोई यहाँ पे स्कोप है या नहीं, और इसके साथ ही आप इससे ऊपर वाले पे भी चेक करेंगे कि क्या ये कहीं किसी ग्लोबल स्कोप में तो नहीं है। तो बेसिकली आपके हर जो आपके पास लेवल है उस लेवल के अगेंस्ट आपके पास सैम्पल टेबल की एंट्री मैनेज हो रही होती। इसलिए आप देखें 3 और 4 ये बेसिकली इनर स्कोप में है। किसके इनर स्कोप में है? ये प्रोसीजर के इनर स्कोप में है। 6 और 7 भी प्रोसीजर के इनर स्कोप में है। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे चलें तो ये प्रोसीजर 2 है। प्रोसीजर 2 में वेरिएबल 2_1, 2_2 और 2_5 ये आपके पास प्रोसीजर का इनका स्कोप है, जबकि जो आपके पास 2_3 और 2_5 है ये आपके पास इनर स्कोप है। इनका जो स्कोप है वो इनर है। तो बेसिकली सैम्पल टेबल आपके डिफरेंट लेवल्स पे आपका जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर में सेव कर रहा होता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आप इसमें टाइप चेकिंग कर सकते हैं। आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल इनिशियलाइज है या नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से 1_7 को यहाँ से मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो इस लेवल पे 1_1 है, 2 है, 5 है, तो इसका मतलब 1_ यहाँ पे नहीं है। इससे अपर लेवल पे भी चेक करेंगे कहीं 1_7 अपर लेवल पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और इससे ऊपर कोई लेवल है ही नहीं। उसका मतलब है कि जो आपने यहाँ पे 1_ को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल है। जब भी आप किसी भी लेवल पे होंगे उस लेवल पे जब आप किसी वेरिएबल को चेक करेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड। और वो पता कहाँ चलेगा? सैम्पल टेबल की एंट्री से। तो सैम्पल टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी जो कंपाइलर है उसके कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद आपके पास जो दूसरा आपके पास मॉड्यूल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, डेट इज एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग बेसिकली आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो आप एरर को हैंडल कर सकते हैं और एक आप एरर को रिकवर कर सकते हैं। जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप एरर को रिकवर करेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बेसिकली वहाँ पे अपनी तरफ से कोई कोड जनरेट कर रहे होंगे और आप उस एरर को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि मुश्किल टास्क है। लेकिन एरर हैंडलिंग, एरर को हैंडल करना इजी है, क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब एरर हैंडलिंग बेसिकली है क्या? आप लेक्सिकल एनालिसिस पे भी आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि कोई आपके पास मिस स्पेलिंग है कीवर्ड की, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपने कोई एक टोकन बनाया था जिसमें आपका वेरिएबल था AB और इससे नीचे आपने जाके ABC = 7 किया, तो आप यहाँ पे एरर को हैंडल कर सकते हैं कि ये बेसिकली मिस स्पेलिंग हुई है कहीं पे। आप मिस स्पेलिंग को ख़त्म कर सकते हैं यूजिंग सम रूल्स। आप सिंटैक्स एनालिसिस में जो मिसिंग पैरेंथेसिस हैं, सेमीकोलन्स हैं, वो अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। इसी तरह से आप सिमेंटिक एनालिसिस में आप मिस मैच को डिफरेंट तरीके से आप वहाँ पे कंपैटिबल वैल्यू असाइनमेंट, टाइप मिस मैच बिटवीन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, इनको आप आपस में किसी भी एक जो आपके पास रूल होगा, उस रूल के थ्रू आप सिमेंटिक एनालिसिस में भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से लॉजिकल एरर भी आप समहाउ रिड्यूस कर सकते हैं। जबकि आपके पास जो एरर रिकवरी है वो मुश्किल है। एरर रिकवरी में क्या है कि आपके पास या तो आप पैनिक मोड में एरर रिकवरी करेंगे या फेज लेवल में। अब पैनिक मोड एरर रिकवरी क्या है कि आपके पास जो भी एरर कोड होगा उसको आप डिलीट कर देते हैं, यानी आप उसको कंसिडर नहीं करते, आप सोर्स प्रोग्राम से उस कोड को डिलीट कर देते हैं। फेज लेवल में होता है कि आप लोकल करेक्शन कर होते हैं, जहाँ पे एरर आता है उस एरर को आप करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ है। इसमें आपके पास सम टाइम्स जब आप एक एरर को करेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक सीरीज़ ऑफ एरर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको एक कम्प्लेक्स सिचुएशन में लीड कर सकता है एरर करेक्शन। इसी तरह से आपके पास इम्पॉर्टेंट है एरर प्रोडक्शंस। जिस तरह से आपके पास रूल्स हैं सिंटैक्स एनालिसिस के, जिसमें आप किसी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स चेक कर रहे होते हैं यूजिंग सम रूल्स, तो उसी तरह से आप कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन करते हो जो कि एक्चुअली एरर होते हैं, लेकिन जब आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उस पर एग्जैक्टली मैच होता है। तो जब उन पर एग्जैक्टली मैच होगा तो वो एक एरर होगा। इस तरह से आप ग्लोबल करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप कोशिश करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के एक्चुअल मीनिंग आइडेंटिफाई कर लें, आपके देख लें कि ये प्रोग्राम करना क्या चाह रहा है। उस प्रोग्राम को आप किसी दूसरे प्रोग्राम से चेंज कर लेते हैं। ये बहुत मुश्किल है। यानी आपके पास जो एरर करेक्शन है, एरर रिकवरी, ये बहुत मुश्किल है। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट टास्क है। जबकि एरर हैंडलिंग जो है वो इजी है। एरर हैंडलिंग में आप लेक्सिकल एनालिसिस पे स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस से कोई मिसिंग सेमीकोलन्स है, पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो आप अपनी तरह से वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके कोई मिसमैच हो रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ। इस तरह से आपके पास कोई इनफाइनाइट लूप है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जबकि एरर रिकवरी मुश्किल टास्क है। तो ये आपके पास ये जो दोनों सैम्पल टेबल मैनेजमेंट और एरर हैंडलिंग, ये दोनों चीज़ें आपके सारे जो कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस हैं उनके साथ काम कर रही होंगी। थैंक यू सो मच।